Good morning all of you. Welcome to online classes. Class 12th D1 चैप्टर फर्स्ट जीवों में जन्म। जैसा कि हमने आपको कल पढ़ाया था, जन्म की विधियाँ, अलैंगिक जन्म, कायिक प्रवर्धन और लैंगिक जन्म। तो हमने कल आपको अलैंगिक जन्म के बारे में बताया था। आज कायिक प्रवर्धन के बारे में बताएंगे। कुछ निम्न एवं उच्च श्रेणी के पादप जो मात्र पौधे से किसी भी कायिक भाग से अलग होकर के एक नया पौधा बनाते हैं, उन्हें हम कायिक प्रवर्धन कहते हैं या इस क्रिया को हम कायिक जनन कहते हैं। कायिक प्रवर्धन दो प्रकार से होता है, एक प्राकृतिक और एक कृत्रिम। तो प्राकृतिक जनन के लिए बहुत से द्विवर्षीय तथा बहुवर्षीय पादप हैं जिनका कोई रूपांतरित भाग प्राकृतिक रूप से मात्र पौधे से अलग होकर के एक नए पौधे के रूप में रूपांतरित होता है। तो ऐसी क्रिया प्राकृतिक जन्म के अंतर्गत आती है। इसमें प्राकृतिक कायिक जनन में तनों के द्वारा, कंद के द्वारा, घनकंद के द्वारा और प्रकंद के द्वारा, सलकंद के द्वारा प्रजनन की क्रियाएं होती हैं। तो ये है कायिक प्रवर्धन की प्राकृतिक विधियां। और कृत्रिम विधियों के लिए, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन के लिए आज के समय में मनुष्य अपने लाभ के लिए कायिक जनन की अनेक विधियों का विकास किया है। इन्हें कायिक जनन की कृत्रिम विधियां भी कहा जाता है या कृत्रिम कायिक प्रवर्धन कहा जाता है। कुछ प्राकृतिक कायिक जनन की विधियां जैसे आलू के कंद, अदरक के प्रकंद और अरबी के घनकंद के रूप में प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम विधियां जैसे कृत्रिम कायिक प्रवर्धन में निम्नलिखित विधियों का प्रयोग किया जाता है, जैसे रोपण विधि, कलम विधि और कलिका रोपण विधि, दाब लगाना, गुटी लगाना और शाखा बंधन। इस तरह से कृत्रिम विधियों द्वारा कायिक प्रवर्धन किया जा सकता है। और कायिक प्रवर्धन से होने वाले आर्थिक महत्व के बारे में जानिए। इससे क्या महत्व होता है? ये प्रवर्धन विधि काफी सस्ती है और पौधों की संख्या में तेजी से वृद्धि करती है। बहुत से फलदार वृक्षों को परिपक्व होने में तथा फल लगने में कई वर्ष लग जाते हैं। कायिक प्रवर्धन की विधि से एक ही वर्ष में पौधे पर फल आने लगते हैं। यही कायिक प्रवर्धन की विधि है और यही इसका महत्व है। केला, अनानास, गुलाब, अंगूर आदि पौधों में बीज नहीं बनते हैं, अतः इनमें कायिक प्रवर्धन के द्वारा ही प्रजनन की एकमात्र विधि है जिससे इनको उत्पन्न किया जा सकता है। इस क्रिया में एक ही पौधे के कायिक भाग से कुछ नए पौधे भी प्राप्त किए जा सकते हैं जिन्हें क्लोन कहते हैं। ये पौधे प्राकृतिक गुण से युक्त तथा आकार में छोटे होते हैं और गुणवत्ता में बेहतर पौधे इच्छानुसार प्राप्त हो सकते हैं। यही कायिक प्रवर्धन का आर्थिक महत्व है। कायिक प्रवर्धन से हानियां। कायिक प्रवर्धन द्वारा नए पौधे दूर दूर तक फैल नहीं पाते, इससे बीजाणु जनन नहीं हो पाता है। मात्र पौधे के समीप ही ये इकट्ठा हो जाते हैं, अतः उन्हें भोजन, जल तथा वायु पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाती है और इनकी वृद्धि ठीक से नहीं हो पाती है। यही कायिक प्रवर्धन से होने वाले नुकसान हैं। अगर इससे फायदा है तो नुकसान भी है। आइए लैंगिक जनन के बारे में जानें। लैंगिक जनन क्या है? लैंगिक जनन के लिए दो भिन्न प्रकार के लिंगों का होना अनिवार्य है, जैसे प्लस माइनस, नर और मादा। दोनों के संलयन से एक नई संतति की या संतान की उत्पन्न होती है।
इसमें नर तथा मादा दोनों भाग लेते हैं और संलयन के पश्चात नए संतान की उत्पत्ति होती है। ये लैंगिक जनन के अंतर्गत आता है। लैंगिक जनन की मुख्य विशेषताएं क्या है? लैंगिक जनन में नर व मादा युग्मक का होना अनिवार्य है। इसमें नर तथा मादा के संलयन के पश्चात द्विगुणित युग्मनज बनता है। युग्मन के निर्माण के समय अर्धसूत्री विभाजन के बाद मियोसिस विभाजन होता है, अर्थात अर्धसूत्री विभाजन या फिर मियोसिस विभाजन होता है। युग्मनज से भ्रूण परिवर्तन के अंतर्गत माइटोटिक विभाजन होते हैं और संतति का आनुवंशिक संगठन माता व पिता से सभी संतति जीवों से आपस में भिन्न होता है। यही लैंगिक जनन की मुख्य विशेषताएं हैं। पादपों में लैंगिक जनन। पादपों में लैंगिक जनन दो प्रकार से होता है, मोनोकार्पिक तथा पॉलीकार्पिक। मोनोकार्पिक पादप इस प्रकार के पादपों पर जीवन काल में केवल एक ही बार फल लगता है। मोनोकार्पिक में क्या होता है? इस प्रकार के पादपों में जीवन काल में सिर्फ एक ही बार फल लगता है और फल बनने के पश्चात ये पौधे समाप्त हो जाते हैं। जैसे चावल, गेहूं, सरसों, इसके अंतर्गत 3 पादप आते हैं, वार्षिक पौधे, द्विवार्षिक पौधे और बहुवार्षिक पौधे। वार्षिक पौधे के अंतर्गत गेहूं, चना, सरसों, गेंदा ये सब आते हैं, जो कि जिनके जीवन काल में केवल एक ही बार पुष्प लगते हैं और पुष्प उत्पन्न होने के पश्चात ये नष्ट हो जाते हैं। द्विवर्षीय पौधे जैसे मूली हैं, गाजर हैं, ये अपने 2 वर्षीय जीवन काल में केवल एक ही बार पुष्प तथा फल उत्पन्न करते हैं। बहुवर्षीय पादप जैसे बांस की कुछ प्रजातियां हैं जो 50 से 100 वर्षों के बाद ये नीला कुरंजी 12 वर्षों में और एक बार में पुष्प उत्पन्न करती है। मोनोकार्पिक के अंतर्गत यही 3 आते हैं, वार्षिक पौधे, द्विवार्षिक पौधे, बहुवार्षिक पौधे। पॉलीकार्पिक में इस प्रकार के पौधे प्रति वर्ष एक निश्चित महीने में फल उत्पन्न करते हैं। इनमें जैसे आम, सेब, संतरा आदि में तथा कुछ बहुवर्षीय पादप जैसे गुड़हल पूरे वर्ष फूल आते रहते हैं गुड़हल में। तो ये है पादपों में लैंगिक जनन की विधि, मोनोकार्पिक तथा पॉलीकार्पिक। जंतुओं में लैंगिक जनन। सभी प्राणी अपने जीवन में एक निश्चित अवस्था तक वृद्धि कर सकता है और इसके पश्चात वृद्धा अवस्था आती है और लैंगिक जनन प्रारंभ करते हैं वृद्धि के पश्चात ही। प्राणियों में वृद्धि काल को किशोरावस्था कहते हैं तथा पादपों में इसे कायिक अवस्था कहते हैं। जंतुओं में वृद्धि काल को किशोरावस्था कहते हैं और पादपों में कायिक अवस्था कहते हैं। विभिन्न जीवों में वृद्धि काल अलग अलग होता है। अधिकतर प्राणियों में किशोरावस्था की समाप्ति और प्रजनन व्यवहार से पूर्व कुछ आकार की, शरीर की परिवर्तन होते हैं, जिसके पश्चात प्राणियों में जनन प्रवस्था शुरू हो जाती है तथा अपरास्तनी स्तनधारियों की मादाओं से अंडाशय तथा संबंधित अंगों में चक्रीय परिवर्तन भी शुरू हो जाते हैं। मादाओं में मधुचक्र का भी शुरुआत हो जाता है, जिससे वो जनन काल के लिए संपन्न हो जाती हैं या तैयार हो जाती हैं और वो संतान की उत्पन्न करने योग्य हो जाती है। जैसे प्राइमेट्स, बंदर, कपी तथा मानव में मधुचक्र या ऋतुचक्र होता है। अधिकांश स्तनधारियों में भी होता है। विभिन्न प्राणियों में जनन प्रावस्था अलग अलग अवधिकाल में होता है। जैसे मेढक, छिपकली, सर्प, पक्षी और पशु आदि में केवल एक निश्चित मौसम में ही जनन होता है, अतः इन्हें मौसमी
अधिकांश स्तनधारी जैसे गाय, भैंस, खरगोश, बंदर पूर्ण जनन काल में जनन के लिए सक्रिय रहते हैं। ये सतत प्रजनक कहलाते हैं। जो पूरे साल भर सक्रिय रहते हैं उन्हें सतत प्रजनक कहलाते हैं, और जो एक निश्चित ऋतु में प्रजनन करते हैं उन्हें मौसमी प्रजनक कहते हैं। इन दोनों में यही अंतर होता है और जंतुओं में इसी प्रकार हो जनन होता है। अब आइए पढ़ते हैं जीवों में लैंगिकता। लैंगिकता क्या है? जंतुओं में लैंगिकता जैसे केंचुआ है, स्पंजी है, टेपवर्म है, ये सब उभयलिंगी के अंतर्गत आते हैं। अब उभयलिंगी किन्हें कहते हैं? जिन जीवों में या पौधों में, जिन पौधों में दोनों लिंग उपस्थित होते हैं, नर लिंग तथा मादा लिंग दोनों उपस्थित होते हैं, उन्हें उभयलिंगी कहते हैं। या जिन जंतुओं में मादा लिंग तथा नर लिंग दोनों उपस्थित होते हैं उन्हें उभयलिंगी कहते हैं। और इस जीवों में जातियों की जनन क्षमता दोगुनी हो जाती है क्योंकि इनमें स्वनिषेचन होता है। अब एक लिंगी जीव किन्हें कहते हैं? जिन जीवों में सिर्फ एक ही लिंग पाया जाता है वो एक लिंगी कहलाता है, जैसे मनुष्य, अन्य स्तनधारी वर्ग के जंतु, तो ये एक लिंगी होते हैं। इसी तरह पादपों में भी लैंगिकता पाई जाती है। पुष्पी पौधों में जैसे नर जन्नांग पुंकेसर, पादपों में नर जन्नांग पुंकेसर और मादा जन्नांग स्त्रीकेसर इस तरह से पाए जाते हैं। तो उभयलिंगी पादप किन्हें कहते हैं? उभयलिंगी पादप जिनमें नर जनन तथा मादा जनन दोनों उपस्थित रहते हैं उन्हें उभयलिंगी पादप कहते हैं। और एक लिंगी पादप, एक लिंगी पादप के अंतर्गत जिन पौधों में एक ही लिंग उपस्थित होता है वो एक लिंगी पादप कहलाते हैं, जैसे लौकी, खीरा, खजूर, पपीता आदि। ये सब एक लिंगी पादप कहलाते हैं। आगे है लैंगिक जनन में होने वाली घटनाएं। अध्ययन की सुविधा के लिए लैंगिक जनन में होने वाली क्रमबद्ध घटनाओं को 3 अवस्थाओं में बांटा गया है। निषेचन से पूर्वावस्था, निषेचन और निषेचन से बाद की अवस्था, इनको 3 भागों में ही बांटा गया है। अब निषेचन है क्या? निषेचन नर तथा मादा का संलयन, नर तथा मादा का संलयन ही निषेचन कहलाता है। नर तथा मादा के संलयन के पश्चात ही नई संतानों की उत्पत्ति होती है और यह क्रिया निषेचन के दौरान ही हो सकती है। और यह जीवों के लिए जनसंख्या में वृद्धि करने के लिए, पीढ़ी दर पीढ़ी सतत निरंतर चलने के लिए निषेचन ही सहायक होता है। इसलिए निषेचन का महत्वपूर्ण योगदान है पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ाने के लिए, जनसंख्या बढ़ाने के लिए। इस पृथ्वी में जनसंख्या का समन्वय या संतुलित करने के लिए, इस चक्र को संतुलित करने के लिए निषेचन की अहम भूमिका है। यही निषेचन कहलाता है। युग्मक स्थानांतरण क्या है? युग्मक स्थानांतरण नर व मादा युग्मकों के बनने के पश्चात पूर्व उनका आपस में एक दूसरे तक पहुंचना अनिवार्य है। सामान्यतः अधिकांश जीवों में नर चर होता है तथा मादा अचर होती है। केवल नर युग्मक ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचता है, परंतु उसके लिए उसे माध्यम की आवश्यकता होती है। नर युग्मक सदैव छोटे होते हैं तथा कई हजार गुना अधिक संख्या में बनते हैं ताकि मादा युग्मक तक पहुंचकर निषेचन की क्रिया पूर्ण हो सके। इसी तरह युग्मक स्थानांतरण की क्रिया होती है। अब निषेचन कितने प्रकार से होता है? निषेचन की क्रिया 2 प्रकार से होती है, एक बाह्य निषेचन और एक आंतरिक निषेचन। बाह्य निषेचन किस प्रकार होता है? बाह्य निषेचन जीवों के शरीर
के बाहर ही होता है। इसमें अधिकांश जलीय जीव जैसे शैवाल, मछलियां तथा जलचर प्राणी भी जैसे मेढक है, इन सब में निषेचन बाहर ही होता है। और बाह्य निषेचन के लिए नर तथा मादा जनन अंग एक परिपक्व हो और लगभग एक ही समय में जल में मुक्त किए जाए और नर युग्मक बड़ी संख्या में उत्पन्न किए जाए। तो बाह्य निषेचन शरीर के बाहर ही होता है, जैसे मेढकों में, जलीय जीवों में इस प्रकार बाह्य निषेचन होता है। और आंतरिक निषेचन में, आंतरिक निषेचन के लिए नर जननन और मादा जनन होते हैं और यह क्रिया शरीर के अंदर ही होती है। यही आंतरिक निषेचन कहलाता है, जैसे कि मनुष्यों में होता है, अधिकांश स्तनधारी जंतुओं में होता है। तो ये आंतरिक निषेचन की क्रिया कहलाती है। आगे युग्मनज क्या है? युग्मनज सभी जीवों में, चाहे वह प्राणी हो या बादल, निषेचन के पश्चात ही युग्मनज बनता है। यह एक सार्वभौमिक क्रिया है। बाह्य निषेचन वाले जीवों में युग्मनज शरीर से बाहर या जल में बनता है तथा अंतः निषेचन करने वाले जीवों में यह शरीर के अंदर बनता है और यही युग्मनज कहलाता है। युग्मनज का महत्व क्या है? युग्मनज दो उत्तरोत्तर पीढ़ियों के बीच एक संयोजक कड़ी है जो पीढ़ी दर पीढ़ी की निरंतरता को बनाए रखता है, पृथ्वी में जनसंख्या को नियंत्रित करके रखता है। और इसके पश्चात युग्मनज में नर तथा मादा दोनों का होना अनिवार्य है और जीवों के जीनोम का मिश्रण है। अतः युग्मनज संकर प्रकृति का होता है। तो युग्मनज का महत्व इस प्रकार है। भ्रूणोद्भव, भ्रूणोद्भव क्या है या फिर भ्रूण जनन क्या है? युग्मनज से भ्रूण बनने की क्रिया को, युग्मनज से भ्रूण बनने की क्रिया को ही भ्रूणोद्भव कहते हैं। विभिन्न जीव समूहों में आगे विकास दो प्रकार से होता है। एक युग्मनज का कोशिका विभाजन और दूसरा नई बनी संतति कोशिकाओं का या कोशिका विभेदन से होता है। इस प्रकार यह भ्रूणोद्भव कहलाता है। आज का टॉपिक सिर्फ यहीं तक और आपके लिए होमवर्क है, जनन की विधियों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। जनन